दोस्तों, आज बॉक्स एफएम पर हम आपके सामने ला रहे हैं एक ऐसे वैज्ञानिक और समाज सेवी को जिनकी पहचान सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक मिशन है। मिलिए चेतन सिंह सोलंकी से जिन्हें पूरा देश सोलर मैन ऑफ इंडिया और सोलर गांधी के नाम से जानते हैं। आईआईटी बॉम्बे से प्रोफेसर की प्रतिष्ठित कुर्सी छोड़कर उन्होंने वो रास्ता चुना जिसकी जरूरत आज पृथ्वी को है। रिन्यूएबल एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी और जिम्मेदार जीवन शैली। उन्होंने शुरू की एनर्जी स्वराज यात्रा, 11 साल का एक अनोखा सफर। एक सोलर बस में रहते हुए पूरे देश में घूमकर लोगों को सिखाने के लिए कि धरती सीमित है और ऊर्जा का सावधानी से इस्तेमाल ही भविष्य बचा सकता है। गांव, शहर, स्कूल, पंचायत, उन्होंने लाखों लोगों को सोलर ऊर्जा की समझ दी, क्लाइमेट अवेयरनेस पहुंचाई और हर उम्र के लोगों में एक सोच जगाई। कंज्यूम लेस, लिव कॉन्शियसली। चाहे सोलर लैंप्स हो, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो या बड़े बड़े मंचों पर क्लाइमेट एक्शन, चेतन सर हमेशा एक ही बात पर जोर देते हैं, धरती को बचाना किसी सरकार या टेक्नोलॉजी की जिम्मेदारी नहीं, ये हम सब की जिम्मेदारी है। तो दोस्तों, आज बॉक्स एफएम स्वागत करता है उस विजनरी का जिसने आराम छोड़ा, पद छोड़ा और पूरी दुनिया के लिए रोशनी की एक नई राह चुनी। Presenting Chetan Singh Solanki, the Solar Man, the Climate Warrior, the voice our planet needs, only on Box FM. बहुत बहुत स्वागत है चेतन जी आपका हमारे स्टूडियो में। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ विवेकानंद और आज हमारे स्टूडियो में आए हैं एक ऐसे व्यक्ति जिनके लिए हम कहें कि एक बहुत बड़ा मिशन, एक बहुत बड़ा काम लेकर जो चले हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि धरती पर बड़ा संकट है, धरती को बचाना है, लेकिन क्या हमारी इतनी औकात है कि हम धरती को बचाने की बात करें? हम अपना अस्तित्व बचा लें इस दौर में, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपने नाम सुना होगा क्लाइमेट चेंज, अल नीनो, अलग अलग तरह की चीजें होती हैं और उन सब चीजों में बात ये आती है कि क्या वास्तव में मनुष्य के अस्तित्व पर संकट है? कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, मनुष्य तो ईश्वर की सर्वोत्तम कृति है, आखिर उसको कैसा कष्ट हो सकता है, मनुष्य तो खुद आखिर इस धरती को, इस पृथ्वी को चला रहा है, इस तरह का वहम पाल लेते हैं। लेकिन वे लोग शायद भूल जाते हैं कि एक दौर में इसी पृथ्वी पर डायनासोर जैसे बड़े बड़े जीव भी घूमा करते थे। आज कहाँ हैं? काल कलवित हो गए। तो जब डायनासोर इस पृथ्वी से नष्ट हो सकते हैं तो फिर क्या मनुष्य नहीं? इस धरती को बिगाड़ने का काम कौन कर रहा है और सुधारने का काम कौन करेगा? क्या है सोलर एनर्जी? क्या है ये सारा विषय? क्या है अदृश्य कचरा? आपके घर के बाहर रोज गाड़ी आती है और संगीत सुनते होंगे, गाड़ी वाला आया जल्दी कचरा निकाल, लेकिन वो दिखने वाला कचरा है। इस धरती में, इस ब्रह्मांड में, इस सृष्टि में ऐसा भी बहुत सा कचरा है जो हमें हमारी इन आंखों से नहीं दिखता, और उस कचरे को देखने का काम एक प्रोफेसर की निगाहें कर रही हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बॉम्बे आईआईटी में 20 वर्ष से अधिक समय तक प्रोफेसर रहे और इस समय मनुष्य के अस्तित्व को बचाने के लिए बड़ा काम करने वाले प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी जी से। चेतन जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। क्या कहना चाहेंगे? लोग ये कहते हैं कि हम धरती को बचाने की बात करते हैं। नहीं, जैसे आपने एकदम सही कहा कि क्या हमारी इतनी औकात है कि हम धरती को बचा सकते हैं? धरती पर लाखों प्रजातियां अपना जीवन जीती है, कुछ प्रजातियां आती हैं, कुछ चली जाती है। इस समय जो क्लाइमेट चेंज की स्थिति पैदा हो रही है, सच में ये मनुष्य को अपने अस्तित्व के बचाने वाले विषय है और इसको जितना जल्दी हम समझ लेंगे, इसको अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या कारण है, क्यों हुआ है ये क्लाइमेट चेंज, जी किसने किया है, कब ठीक करेंगे, कैसे ठीक करेंगे, जितने जल्दी हम ये प्रश्नों का उत्तर समझ लेंगे उसी में अपनी भलाई होगी। तो एक सामान्य रूप से हमारे जो श्रोता हैं उनके मन में एक बात आ सकती है कि एक व्यक्ति जो आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर है, अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई की है, विदेशों में भी जाना आना हुआ है, बढ़िया वेल सेटल्ड लाइफ चल रही है, ये कीड़ा कहाँ से आया दिमाग में कि वो सब छोड़ के नई राह पकड़ ली? कई लोग मुझे पूछते रहते हैं। मैंने 11 साल का संकल्प लिया कि मैं घर नहीं जाऊंगा, तो 2020 से मैं लगातार यात्रा कर रहा हूँ और लोग पूछते हैं सर ये इंस्पिरेशन कहाँ से आता है? तो मैं हमेशा कहता हूँ, देखो, जब तुम्हारे पीछे टाइगर खड़ा हो तो भागने के लिए कोई इंस्पिरेशन नहीं चाहिए।
सिर्फ फर्क इतना है कि मुझे वो टाइगर दिखता है और अन्य लोगों को नहीं दिखता। तो जब हम इस विषय की गंभीरता और गहराई को समझेंगे कि क्लाइमेट चेंज कैसे हो गया और मैं उसके लिए कैसे जिम्मेदार हूँ, मेरे ख्याल से जैसे ये विषय समझ में आएगा तो हर व्यक्ति यात्रा पर निकल जाएगा और ये जो समस्या है अस्तित्व को बचाने की, उस पर लग जाएगा। तो ये विषय को हमें समझना पड़ेगा, परंतु देखा गया है कि करीब 99% यदि मैं कहूँ तो क्लाइमेट चेंज को समझते नहीं है और इसकी गंभीरता को समझते नहीं है। अच्छा, कई लोग जो अपने आप को एक्सपर्ट मानते हैं सस्टेनेबिलिटी का, जलवायु परिवर्तन का, मैं साइंटिफिक तरीके से कह सकता हूँ कि बहुत सारे लोगों की जो समझ बहुत कच्ची है जी। इसलिए जो सॉल्यूशन हमें करना चाहिए वो करते नहीं है। तो वो अंग्रेजी में कहा है बीटिंग अराउंड द बुश, इधर उधर कुछ डंडा मारते रहते हैं और जो समस्या है वो तो हर साल बड़ी होती जा रही है। तो हमारी समझ भी कच्ची है, हमारे प्रयास भी कच्चे हैं, परंतु अब वो समय आ गया कि सब काम छोड़ के सिर्फ एक ही काम करने की जरूरत है, क्लाइमेट चेंज को समझना और उसको हल करना। एक आईआईटी के प्रोफेसर को ये बात समझ में आ गई कि पीछे टाइगर खड़ा है और फिर भागना पड़ेगा, अपने को बचाना है। तो धरती को बचाने की बड़ी बात है, उसके बजाय हम अपने आप को बचाने की बात कर ले। ये बात एक प्रोफेसर के समझ में आ गई, दुनिया को चलाने वाले नेताओं के समझ में क्यों नहीं आ रहा है? वेल आई मीन शायद मुझे इसलिए समझ में आ गई क्योंकि मैं एक एनर्जी का प्रोफेसर हूँ। मैंने जो मेरी पीएचडी है सोलर एनर्जी में की है और हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पूरी दुनिया एनर्जी का खेल, ऊर्जा का खेल है। अच्छा, दुर्भाग्य से ये जो ऊर्जा का खेल हम सब लोग खेलते हैं, ये गलत ऊर्जा का खेलते हैं। विश्व में 80 से 85% ऊर्जा कार्बन वाली आती है। मैं उसको बोलता हूँ काली ऊर्जा। काली ऊर्जा तो काली, कोयला भी काला होता है, पेट्रोल डीजल क्रूड ऑयल भी काला ही होता है। तो 80-85% आपकी दुनिया जब काली ऊर्जा से चलेगी तो काला ही होगा। तो एक तरह से कह सकते हैं काली ऊर्जा का साया है। अच्छा, हम सब लोग जो हम चाहते हैं, जितने नेता हैं और पॉलिसी मेकर्स, ये सब लोग प्रगति चाहते हैं, ग्रोथ चाहते हैं। उसमें कोई बुराई भी नहीं, चाहना ही चाहिए, परंतु ग्रोथ का उद्देश्य होना चाहिए। यदि मैं ग्रोथ चाहता हूँ, देश का विकास चाहता हूँ, परंतु मेरे देश में पानी खराब हो रहा है, हवा खराब हो रही है, मिट्टी खराब हो रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, नदियां खराब हो रही है, डिप्रेशन बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, ये सब हो रहा है, तो फिर ये प्रगति का मैं क्या करूं? ये प्रश्न सबको पूछना चाहिए कि प्रगति का उद्देश्य यदि पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो जो हम प्रगति कर रहे हैं उसी में कुछ तो गड़बड़ है, या मुंबई भाषा में कहते कुछ तो लोचा है। मित्रों, ये जो बात चेतन जी कह रहे हैं, इस बात को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि विज्ञान ने बहुत प्रगति की है। आप देख सकते हैं पिछले 100 साल में जिस तरीके से विज्ञान आगे बढ़ा है, लेकिन आप देखिए 100 साल में क्या मनुष्य का स्वास्थ्य सुधरा है? दवाइयां बहुत आ गई हैं, लेकिन आप देखेंगे कि शरीर की जो क्षमताएं हैं क्या पहले जैसी हैं? हमारे यहाँ 100 वर्ष तक आनंद के साथ स्वस्थ जीवन जीने की कल्पना थी, और आज आप अपने आसपास में देख लीजिए, 50 वर्ष का होते होते व्यक्ति कितनी गोलियां गटकता है। क्या पहले इनकी जरूरत थी? तो विज्ञान ने प्रगति की है, ये मान सकते हैं, लेकिन वो मनुष्य के लिए हितकारी, सुखकारी है या नहीं है, ये बड़ा सवाल है। और इसी तरह की बात अभी एनर्जी को लेकर आ रही है। काली ऊर्जा की बात कही है इन्होंने, जो कार्बन से आ रही है और वो कितना नुकसान कर रही है। तो क्या लगता है चेतन जी, ये काली ऊर्जा की जो बात आप कर रहे हैं, ये पर्यावरण में कब से ज्यादा एकदम से तेजी से जो बढ़ने की बात है? क्योंकि हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात करते हैं तो देखते हैं कि पिछले 20-25 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र संघ में भी ये बातें होती हैं। अलग अलग बड़े बड़े तमाम विकसित देश जो है वो एसी हॉल में बैठ के चर्चाएं करते हैं, जलवायु को सुधारने की बात करते हैं, पर्यावरण को ठीक करने की बात करते हैं। क्या लगता है संकट ये कब दिखने लगा, कब से शुरू हुआ? वैसे तो मनुष्य का जीवन हम 1700-1800 देखें तो 100% रिन्यूएबल एनर्जी पे चलता था। मतलब हमारी जो ऊर्जा की जरूरतें पूरी होती थी या तो बायोमास से, लकड़ी से, या पानी से, या पवन ऊर्जा से होती थी। फिर जब औद्योगिकरण चालू हुआ तो मनुष्य ने कोयले का उपयोग करना चालू किया 1850 में। 1900 आते आते कच्चे तेल का, मतलब पेट्रोल डीजल का उपयोग किया। 1950 आते आते नेचुरल गैस, LPG, CNG, ये सब अभी और साथ में आने लगी। तो 1950 के बाद ऊर्जा की खपत एकदम से बढ़ गई है और वो एक्सपोनेंशियल बढ़ रही है। और आज की तारीख में मैंने कहा ना, जितनी ऊर्जा हम उपयोग करते हैं उसका 80 से 85% काली ऊर्जा हो गई। तो आज जो सोलर है, बायोमास है, विंड है, हाइड्रो है, न्यूक्लियर, ये सिर्फ 15-17% ही है। तो अच्छा, ये जो जब भी हम कार्बन, ये जो कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सब कार्बन से मिलके बना होता है। मैं हमेशा लोगों को एहसास दिलाता हूँ, शायद नहीं है, कि जो LPG है, LPG
कार्बन से बनी है। किचन जी। में एलपीजी जलाते तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। हर बार कार्बन को जलाओगे, चाहे कोयले के रूप में, चाहे पेट्रोल के रूप में, एलपीजी के रूप में, वो कार्बन डाइऑक्साइड ही प्रोड्यूस करेगा। तो कितने लोगों को ये एहसास है कि उसका जो किचन है वो कार्बन की फैक्ट्री है, उसका जो पेट्रोल गाड़ी की जो गाड़ियां हैं वो कार्बन की फैक्ट्री है, वो जो हम जो सामान उपयोग करते हैं, जब ब्रश करते हैं तो ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जब हम कपड़े पहनते हैं तो ऊर्जा का उपयोग करते हैं, चेयर पे बैठे हैं ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। तो जाने अनजाने हर व्यक्ति आधुनिक जीवन में हर तरह का उपकरण का उपयोग कर रहा है, सबको चलाने में या बनाने में ऊर्जा लगती है। तो विज्ञान तो कहता है ना कि हमने आपका जीवन जो है वो सुगम बनाने के लिए ये सारे आविष्कार किए। पर विवेकानंद जी, जैसे आपने कहा ना कि हाँ विज्ञान तो आगे बढ़ गया, पर तुम आगे बढ़े क्या? क्योंकि गोलियां आ गई परंतु अस्पतालों की संख्या बढ़ गई। और आप बता रहे थे कि 100 साल ऐसे अच्छे जीवन जीने की कल्पना थी। आज डॉक्टर लोग बोलते हैं 40 साल जैसे होते हैं, हर साल पूरा चेकअप होना चाहिए। तो ये कौन सा जमाना आ गया और हम इसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? मतलब मैं लोगों को कहता हूं कि एक तरफ ये साइंस टेक्नोलॉजी इकोनॉमी में बढ़ रहा है, दूसरी तरफ जीवन का आधार हवा पानी मिट्टी खराब हो रही है। तो सबको एक प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए, क्या ये आधुनिकता है या मूर्खता है? उसी हवा को खराब करना जिसको खुद श्वास लेने वाले हो, उसी पानी को खराब करना जो खुद पीने वाले हो, और उसी मिट्टी को खराब करना जिसमें तुम्हें खुद खाना उगा के खाना है, उसको यदि वो खराब हो रहा है तो ये आधुनिकता है कि मूर्खता है? मुझे पता है कि जो लोग मुझे सुन रहे होंगे सबको प्रश्न का उत्तर क्लियर हो गया होगा कि ये क्या है, पर वो लोग खुद सोचे, मैं नहीं बताऊंगा। निश्चित रूप से बहुत बड़ी बात कही है। दोस्तों, आज हम चर्चा कर रहे हैं सोलर मैन ऑफ इंडिया प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी जी से, और इन्होंने बात कही मिट्टी पानी हवा सब खराब हो रहा है। हमारे यहाँ तो लिखा गया है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व ते रचा शरीर, ये शरीर इन्हीं पंच महाभूतों से बना है। और हमारे यहाँ हम जिन भगवान की बात करते हैं वो भगवान केवल मंदिर में विराजने वाले भगवान नहीं है। उन भगवान का बड़ा अच्छा विश्लेषण किसी ने किया है, भैसे भूमि जैसे गगन वैसे वायु ऐसे अग्नि और नैसे नीर। ये जो पंच महाभूत हैं ये ही वास्तव में भगवान है। और इनकी जब हम पूजा करते हैं तो वो पूजा केवल घंटी हिलाना नहीं है, वो पूजा है पू यानी पूरी और जा यानी जानकारी। तो इनकी जानकारी करने का काम चेतन सिंह सोलंकी जी कर रहे हैं, प्रबोधन का काम आप कर रहे हैं। और ये एक प्रश्न आप सब लोगों के लिए भी है कि हम जो हमारा जीवन का आधार है उसको खराब कर रहे हैं। विकास और विनाश कितना सा अंतर है, कितनी सी बारीक रेखा है, क्या कहेंगे? नहीं, विकास यदि उद्देश्य के साथ ना किया जाए तो वो विनाश ही गारंटीड है। मतलब हर चीज का, जैसे फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल बहुत अच्छा है, बुखार कम करता है, पर अच्छा है इसलिए आपने 10 पैरासीटामोल खा ली। तो आप उसका उद्देश्य यदि क्लियर नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ये जो विकास कर रहे हैं, जैसे कि रोड बनाना है तो बिल्कुल बनाना चाहिए, कितने बनाना चाहिए, कितना चौड़ा होना चाहिए, कितना फास्ट चलना चाहिए, ये प्रश्नों का उत्तर किसी के पास नहीं। मैं हमेशा लोगों से पूछता हूँ, आर्थिक प्रगति करना है बहुत अच्छी बात है, सबसे पहले क्यों करना है, कितनी करना है और कब तक करना है। जब तक आपको ये 3 प्रश्नों का उत्तर ना हो, विकास करना विनाश ही होगा। और मैं विवेकानंद जी गारंटी से कह सकता हूँ, कितना भी बड़ा प्रोफेसर विद्वान चिंतक क्यों ना, आप जयपुर शहर में जाके पूछो कि बताओ ग्रोथ क्यों होना चाहिए और कितनी होना चाहिए और कब तक होना चाहिए, कोई इसका उत्तर नहीं दे पाएगा। हाँ, सब बोलेंगे ज्यादा से ज्यादा, अच्छा ये वो, कितना होना चाहिए पता नहीं। तो मैं हमेशा एक उसका एनालॉजी देता हूँ कि जब हम बिना ब्रेक की गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है, एक्सीडेंट होता है। तो बिना आइडिया के ग्रोथ करना, कितना ग्रोथ करना और कब तक करना यदि करेंगे तो ये मनुष्य प्रजाति का एक्सीडेंट ही होगा। और उस एक्सीडेंट का नाम है क्लाइमेट चेंज। ये एक्सीडेंट या तो हो चुका है या भयंकर होने वाला है। आपने भी बात कही पैरासीटामोल की, बुखार दूर करने का काम करती है। लोग कहते हैं कि धरती को भी बुखार आने लगा है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा जुड़ तो होने ही लग गया है, थोड़ा तापमान बढ़ने लगा है। मनुष्य को बुखार होता है, एक पैरासीटामोल खाई आधे घंटे में बुखार उतर गया। ये धरती का जो बुखार है ये कैसे ठीक होगा? हाँ, ये बहुत ये $1 मिलियन क्वेश्चन है और इसका उत्तर बहुत कम लोगों के पास होता है कि धरती को बुखार कैसे होगा। तो सामान्यतः लोग क्या बोलते हैं, पेड़ लगाएंगे, प्लास्टिक बचाएंगे वगैरह वगैरह, तो वो पॉलिसी बनाएंगे, टेक्नोलॉजी बनाएंगे। ये जो सामान्य धारणा है, पेड़ लगाने की बात बहुत होती है, पेड़ लगाने से टेम्परेचर कम हो जाएगा, उससे ठीक हो जाएगा। हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। उसका कारण है, तो सामान्य लोगों के मन में क्या धारणा है कि जब पर्यावरण को ठीक कैसे करेंगे, तो पेड़ लगा के, प्लास्टिक बचा के, नियम कानून बनाएंगे, टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, सोलर लेके आएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके आएंगे।
पिछले 30-40 साल का इतिहास ही बताता है कि टेक्नोलॉजी में वृद्धि हुई है, पॉलिसी भी बनी है, पेड़ लगाने वाले बहुत हैं, परंतु ये भी है कि जलवायु का तापमान और बढ़ता जा रहा है। तो इसको हम ऐसे समझें कि यदि किसी को कैंसर हो गया है तो उसका इलाज हम पैरासीटामोल देके नहीं कर सकते। कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी से ही होता है, उसकी जड़ को हटाने से होता है, उसके जो सिम्टम को ठीक नहीं कर सकते। तो यदि मुझे क्लाइमेट चेंज को ठीक करना है तो पेड़ पौधे लगाना अच्छी बात है, प्लास्टिक को उठाना बिल्कुल अच्छी बात है, पॉलिसी बनाना ये सब अच्छी बात है, परंतु क्या है कि समस्या के बढ़ने की गति और समाधान के बढ़ने की गति, यदि समाधान के बढ़ने की गति समस्या से बड़ी नहीं होगी तो हल नहीं होगा। इस समय जो समस्या बढ़ रही इतनी भयंकर तरीके से बढ़ रही है कि बेचारे पेड़ पौधे, चूंकि मुझे तेज बढ़ना है, चूंकि मुझे तेज इकोनॉमी बढ़ाना है, इसलिए पेड़ पौधे को लगेगा कि मैं भी तेज बढ़ूंगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी से मतलब जड़ से हटाने से होता है। क्लाइमेट चेंज की जो जड़ है उसको समझे बिना हम जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज को ठीक नहीं कर सकते। उस जड़ को भी समझेंगे, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं उससे क्या फिर ये मान लिया जाए कि हम जो सोच रहे हैं कि धरती को बुखार आ रहा है, ये बुखार नहीं आ रहा है, ये कैंसर हो रहा है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे यदि आप ये बात सोचेंगे थोड़ा सा कि प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी का कहना है कि धरती को बुखार नहीं हो रहा है, थोड़ा सा टेम्परेचर जो बढ़ रहा है ये सिम्टम्स किसी और गंभीर बीमारी के हैं। दोस्तों सतर्क हो जाइए, ये सिम्टम्स केवल साधारण सामान्य बुखार के नहीं है जो कि पैरासीटामोल से ठीक हो जाए। आप पैरासीटामोल धरती के लिए पेड़ पौधों को कह सकते हैं, लेकिन यदि कैंसर हो रहा है तो कीमोथेरेपी करनी पड़ेगी। क्या लगता है कौन सी थेरेपी लगानी पड़ेगी यहाँ पेड़ पौधों के लिए? तो आपने एक तरीके से जो दुनिया में मुझे लगता है कि 99% लोग जो इलाज सोच रहे हैं, पौधारोपण सघन पौधारोपण, आपने तो एक झटके में खत्म कर दिया उसको, क्योंकि वही सत्य है। मतलब मैं तो ऐसे साइंटिफिकली और गणित के आधार पे भी कह सकता हूँ, पर मैंने क्यों कहा कि इस समय कैंसर हो रहा है, मैं उसका उदाहरण देता हूँ। कैंसर कैसे होता है? कैंसर ग्रोथ किसको बोलते हैं? जब कोई ग्रोथ बिना कंट्रोल की हो उसको हम बोलते हैं कैंसरस ग्रोथ है ना। प्रकृति में सब कुछ सेल्फ लिमिटिंग प्रोसेस। एक पेड़ कितना बढ़ेगा, यदि पीपल और बरगद का पेड़ 100, 200, 500 साल जी जाए तो 2 किलोमीटर ऊंचा नहीं होता, खुद लिमिट कर लेता है अपने आप को, राइट। और एक जंगल में कितने भी शेर क्यों ताकतवर क्यों ना हो, शेर ऐसा नहीं होगा कि जंगल में सिर्फ शेर पाया जाएगा, वो खुद अपने आप लिमिट हो जाता है। तो बिना लिमिट की जो पड़ती है उसको हम बोलते हैं कैंसर। इस समय जो ग्रोथ है, जिसको हम ग्रोथ मानते हैं, वो कितनी होना चाहिए, कब तक होना चाहिए, किसी को होश नहीं, बस बढ़ते जाना। तो सीमा कहाँ तय की हमने? कोई तय नहीं की। और कब तक बढ़ना ये भी तय नहीं किया। भाई 10 साल में मोक्ष मिलेगा, 20 साल में मिलेगा, ये भी पता नहीं है। तो बिना सीमा तय किए ग्रोथ करना तो कैंसर हो गया। तो इस कैंसर का इलाज क्या है? इस कैंसर की समस्या है अति उपभोग करना। अति उपभोग। जैसे कि एक मेरा शरीर है तो शरीर के काम करने की क्षमता होती है, वैसे ही धरती है तो धरती के सप्लाई करने की भी क्षमता है। भाई धरती कितना खाना पैदा कर सकती, धरती कितना पानी पैदा कर सकती, कितने कपड़े होगा कि यहाँ से निकाल सकती, ये सब की सीमा है। तो जब सीमा से ज्यादा किसी का उपभोग करते हैं तो उसका डिप्लीशन होना चालू होता है। मैं उदाहरण देता हूँ, यदि हमारे घर में शादी है तो हम खूब मेहनत करेंगे, रात भर नाचेंगे, 2-3 रात तक जगेंगे, तीसरी चौथी रात आते आते क्या होगा, बीमार पड़ जाएंगे। वैसे ही धरती की क्षमता से ज्यादा उपयोग करेंगे तो धरती शुरू में तो सहन कर लेगी, पर वो बीमार होना पड़ेगी। तो इस समय मनुष्य प्रजाति 1.8 धरती के बराबर के संसाधन उपयोग कर रही है, धरती एक है। तो ये जो अति उपभोग है, तो सबसे पहले हमें यदि क्लाइमेट चेंज को ठीक करना है तो 1.8 धरती का जो उपभोग कर रहे हैं उसको कम करके 1 धरती के बराबर, मतलब लगभग आधा करना है। हमें गाना बना रहे, उसका वर्ड ही है कि हमें बस आधा चाहिए, जीवन सादा चाहिए। हमें बस आधा चाहिए और जीवन सादा चाहिए। क्या बात है, बहुत गजब जी। यही कीमोथेरेपी है। जब हम ये कर लेंगे, अपनी जरूरतों को धरती की क्षमता के अनुरूप कर लेंगे, तब जाके पॉलिसी बनाना, तब जाके पेड़ लगाना, तब जाके टेक्नोलॉजी का उपयोग करना काम का होगा। आज की तारीख में मेरे हिसाब से पॉलिसी, टेक्नोलॉजी, ये सब मन को बहलाने के लिए ख्याल अच्छे हैं। चेतन जी, विचार बहुत गजब है, उपचार भी बहुत शानदार आपने बता दिया है, लेकिन आज के जो युवा हैं उनकी दृष्टि से हम यदि सोचें तो वो कहेंगे कि एक IIT का प्रोफेसर विदेशों में गया, खूब नाम कमाया, बहुत आलीशान जीवन भी जिसने जिया, अब कहीं ना कहीं वैराग्य जग गया,
खुद साधु बन गया, हमारे को भी साधु बनाने पर तुला है। ये जो नई जनरेशन का विचार है, इसमें कैसे आप ये बात पहुंचाएंगे कि कम से कम उपभोग करें? नहीं, ऐसा है कि देखो, जीवन क्या है ये तो हर व्यक्ति को समझना चाहिए, और यदि युवा जल्दी समझ जाएगा तो और फायदे में रहेगा ना। हमने सीखते सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य होता है खुश होना, सबको खुशी चाहिए। पर 12वीं वाले बच्चे को पूछे बेटा खुश हो क्या, बोले मैं एक बार अच्छे कॉलेज में अच्छी पढ़ाई कर लूँ, फिर अच्छे नंबर से पास हो जाऊँ, फिर अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले लूँ, फिर खुश होऊंगा। जिसका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया उसको खुश हो गया तो बोलेगा अच्छी नौकरी लग जाए। अच्छा, जिसकी अच्छी नौकरी लग गई उसको जो खुश हो तो बोलेगा नहीं एक अच्छी छोकरी मिल जाए। अच्छा, जिसको अच्छी छोकरी मिल गई बोले खुश हो, नहीं सेटल हो जाओ, मतलब घर बार गाड़ी हो जाए। अच्छा, जिसका वो हो गया बोले नहीं एक बार शादी हो जाए। और जिसकी शादी हो गई, जिसके बच्चे भी हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, उनसे पूछो खुश हो क्या, तो पता है क्या बोलते हैं, नाती पोती का मुंह तो देख लूं। मतलब कुल मिला के जीवन का उद्देश्य है खुश होना, स्वस्थ रहना, प्रेम में रहना। ये उद्देश्य है, इकट्ठा करना जीवन का कभी उद्देश्य नहीं हो सकता। ये दुर्भाग्य है कि हमारे और आपकी जैसी पीढ़ी ने हमारे युवा जनरेशन को ये नहीं सिखाया। हमने उनको मटेरियल की जो माया है उसमें झोंक दिया है, और बेचारे नादान से नन्हे मुन्ने बालक उसमें लग गए, क्योंकि हर एडवर्टाइज बोलता है 1 पे 2 फ्री। हर कोई बोलता है एप्पल का फोन हाथ में आ जाएगा तो मजा आ जाएगा, उसको लगता है हिमालय पे चला गया तो मुझे तो मोक्ष ही मिल जाएगा। तो ये हमने गलत चीजें दिखा के उसके मन की अवधारणा को बदल दिया है। असली में तो यह है कि हर व्यक्ति के जीवन का अल्टीमेट एम है, 3 तरह की डिजायर्स होती है, मैं हमेशा विवेकानंद जी में बताता हूँ, सर्वाइवल डिजायर्स, थ्राइवल एंड अराइवल। तो सर्वाइव करना मतलब रोटी कपड़ा मकान सबकी जरूरी है। उसके बाद थ्राइवल मतलब मेरे पास जितना उससे ज्यादा, मेरे पास जितनी पावर है उससे ज्यादा, मेरे पास जितना अधिकार उससे ज्यादा, उससे अच्छा फोन, उससे अच्छा गाड़ी। यहाँ आदमी इसको बोलते हैं माया जाल में भटका हुआ है, परंतु एक बार ये क्रॉस करता है तो वो अल्टीमेट पहुंचता है अराइवल डिजायर पे। उसको अराइव क्या करना है जीवन में, डेस्टिनेशन क्या है, वो डेस्टिनेशन है प्रेम, शांति और आनंद। इस दोस्तों बहुत ही शानदार बात हो रही है। आज हमारे स्टूडियो में आए हैं सोलर मैन ऑफ इंडिया, आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर रहे हुए प्रोफेसर चेतन सिंह जी सोलंकी, और बात कर रहे हैं उनसे तमाम विषयों पर। चेतन जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं सारी चर्चा, कार्बन फुटप्रिंट बड़ा चर्चा में रहता है, इसको कम करना है। विकसित देश विकासशील देशों पर थोपते हैं, विकासशील देश कहते हैं कि नहीं सबको मिलके करना है। ये जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चीजें हो रही हैं, और फिर मानक तय किए जाते हैं, लक्ष्य लिए जाते हैं, और जब 1 वर्ष 2 वर्ष बाद देखते हैं तो वही ढाक के 3। तो ऐसे में रास्ता कहाँ से निकलेगा? रास्ता यहाँ से तो नहीं निकलेगा जो हम आर्गुमेंट का उपयोग करते हैं। हम क्या करते हैं कि अच्छा अमेरिका ने ज़्यादा कंज्यूम किया है, वो तो ग्रो हो गए, तो उन्होंने ज़्यादा कार्बन एमिशन किया है, भारत ने कम किया है, तो भारत को वृद्धि का, विकास का अधिकार है, इसलिए भारत को छूट दी जाए कि हम ज्यादा कार्बन एमिशन करें। फैक्ट है, करेक्ट, ऐसा ही है। परंतु हम इस आर्ग्यूमेंट को लेके, उसने ज्यादा किया इसलिए उसको ज्यादा ठीक करना है, मैंने कम किया मुझे, इस आर्ग्यूमेंट पे लेके कभी इस दुनिया का भला नहीं कर सकते, ना अपना भला कर सकते, है ना। घर में हम देखते हैं 4 भाई होते हैं, कोई बड़ा होता है कोई छोटा होता है, ये आर्ग्यूमेंट यूज नहीं कर सकते। हाँ, भारत जैसे या विकासशील देशों को इस समय क्या करना चाहिए कि क्या हम इस प्रॉब्लम को अवसर में बदल सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है कि क्लाइमेट चेंज हो गया है, उसका मूल कारण है काली ऊर्जा का उपयोग है, उससे कार्बन एमिशन होता है। अच्छा, मुझे ग्रोथ करना है, यस, ग्रोथ करने का मतलब यह नहीं कि ज्यादा इकट्ठा करना, ग्रोथ करना है मतलब खुशहाली बढ़ानी है, प्रेम बढ़ाना है, आनंद बढ़ाना है, स्वास्थ्य बढ़ाना है। तो क्या मैं अपने विकास का मॉडल बदल दूं? क्या मैं प्रकृति के अनुरूप रह के ये करूं? अधिकतर लोग बोलते हैं हम प्रकृति का हिस्सा है, मैं बोलता हूं हम प्रकृति का हिस्सा नहीं है, हम ही प्रकृति हैं। और जैसे कि आपने कहा ना कि 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है, तो कितनी सामान्य सी बात है। क्या ये भारत के लोग नहीं समझ सकते कि यदि हवा प्रदूषित है और मेरे अंदर सेम हवा है तो मेरा शरीर प्रदूषित होगा, यदि पानी प्रदूषित है तो मेरे अंदर सेम पानी तो मेरा शरीर प्रदूषित होगा। तो क्या मैं प्रकृति हूं, इस भाव को याद रख के हम एक ऐसी जीवन शैली निकाले जो हमें वो हमारे जीवन का जो उद्देश्य वो दे, न कि ये खूब इकट्ठा करने की लालच दे और साथ में पानी का प्रदूषण और जलवायु प्रदूषण दे। चेतन जी, बहुत से सवाल आ रहे हैं चैट रूम में, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं लगातार। एक सवाल है दिल्ली से, रेणु जी पूछना चाह रही हैं, आप कहते हैं कि 100% सोलर पावर्ड लाइफ पॉसिबल है, लोग बोलते हैं आइडियलिस्टिक है, आप उन्हें क्या जवाब देना चाहेंगे? वेल, यदि आइडियलिस्टिक है तो मत करो, मतलब धरती पर जीना है तो ऐसे ही करना पड़ेगा, कोई चॉइस थोड़ी है भाई। 100 साल पहले 200 साल पहले ऐसे ही जीवन चलता था। अच्छा, कार्बन का एक और प्रॉब्लम ये है कि
एक बार हमने मान लो 99% कार्बन कम कर लिया और 1% बचा। कार्बन का प्रॉब्लम है कि एक बार ये उत्सर्जित होता है तो 300 साल इसकी आयु होती है, तो बहुत छोटा भी हमने कर लिया तो 300 साल इकट्ठा होकर बड़ा बन जाएगा। तो ये पसंद या नापसंद, सुविधा या ना सुविधा का सवाल ही नहीं है। इस धरती पर बने रहना है तो आपका जो अस्तित्व का केंद्र है सोलर ऊर्जा, उस केंद्र को छोड़ के हम काली ऊर्जा पे चले गए हैं। हमें वापस अपने अस्तित्व के केंद्र पर लौटना पड़ेगा, तभी जाके मनुष्य का जीवन इस धरती पर संभव है। आकाशदीप आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आपने 8 पुस्तकें लिखी हैं, और क्या कोई एक पुस्तक या विचार ऐसा है जो आप खुद बार बार जीना चाहते हैं? बिल्कुल, एक जो पुस्तक मेरी अभी कल ही मेरे हाथ में आई है, उसका टाइटल है क्लाइमेट चेंज 2100। मतलब 2100 होते होते क्लाइमेट चेंज का क्या होगा, और उसका सब टाइटल है सर्वाइव और थ्राइव। मैंने कहा अब ये समस्या सिर्फ प्रदूषण और ग्लोबल वार्मिंग की नहीं, ये मनुष्य जीवन के अस्तित्व की है। और उस बुक में मैंने कई बार ये कहा है, और मैं सारे दर्शकों, सुनने वालों को कहना चाहूँगा कि एक चीज़ मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं बढ़ सकता हूँ, मेरा टेक्नोलॉजी बढ़ सकता है, मेरी कमाई बढ़ सकती है, मेरा बिजनेस बढ़ सकता है, मेरे खरीदने की क्षमता बढ़ सकती है, परंतु धरती सीमित है। धरती के सप्लाई करने की क्षमता कभी नहीं बढ़ सकती। ये मिसमैच है। तो आप बढ़ जाओ, कितने भी मन चाहे उतना करो, आप चांद पे चले जाओ, मार्स पे चले जाओ, एलन मस्क के साथ जुड़ जाओ, परंतु धरती जितनी है उतनी है, संसाधन जितने उतने हैं, धरती के सप्लाई करने की क्षमता जितनी उतनी है। चेतन जी, आपको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है, अभी जितने चैट रूम में सवाल आ रहे हैं, यदि ये सारे सवालों के भी जवाब लेंगे तो 6 घंटे कम पड़ेंगे। दोस्तों, ये प्यार है बॉक्स एफएम पर आप सब लोगों का, और बॉक्स एफएम के इस खास शो में आज हमारे स्टूडियो में है प्रोफेसर चेतन सिंह जी सोलंकी, सोलर मैन ऑफ इंडिया। और एक सवाल और आया है कि सर, नीतू जी का सवाल है, ये जो आजकल इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ गई हैं, क्या वो सच में इस पृथ्वी के लिए ठीक है? क्या उससे निराकरण हो जाएगा? नहीं, मैंने कहा ना, ये मन को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। तो आपको सोलर मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, और जब सोलर है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो इनको सामान्य व्यक्ति सोचता है इनको तो प्रमोट करते ही होंगे, नहीं? वेल, मैं हमेशा कहता हूँ सोलर एनर्जी उपयोग करने का पहला नियम है सोलर एनर्जी का उपयोग मत करो। पहला नियम है? पहला नियम है मत करो। बहुत बड़ी बात है श्रोताओं के लिए, इस बात को आप पॉइंट कर सकते हैं कि पहला नियम मैं चाहूंगा एक बार फिर रिपीट कर दें। तो सोलर मैंने किताबें लिखी, लोग मुझे सोलर मैन के नाम से जानते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ सोलर एनर्जी उपयोग करने का पहला नियम है सोलर एनर्जी का उपयोग मत करो। पहला नियम जी, अवॉइड करो। क्यों अवॉइड करो? क्योंकि दुनिया में कुछ भी भगवान के यहाँ से नहीं आता। तो क्या सोलर पैनल भगवान के यहाँ से नहीं आते? नहीं। मैंने पीएचडी की है, मैंने किताबें की, रिसर्च लिखी है। सोलर पैनल बनाने के लिए बहुत सारी जमीन खोदना पड़ती है, सिलिकॉन निकालना पड़ता है, सिलिकॉन को रिफाइन करना पड़ता है, उसमें फिर सोलर सेल बनाएंगे। अच्छा, सोलर सेल से काम नहीं होता, मॉड्यूल बनाना पड़ता है। मॉड्यूल बनाने में क्या लगा? ऊपर कांच लगेगा, एल्यूमिनियम की फ्रेम लगेगी। अच्छा, फिर मॉड्यूल बना लिया तो उसको खड़ा करने के लिए लोहे का स्ट्रक्चर, तो लोहा की खदान खोदो। अच्छा, मॉड्यूल से पावर निकालने के लिए आपको कॉपर वायर लगेंगे, तो कॉपर की खदान खोदो। फिर उस पावर को प्रोसेस करने के लिए इन्वर्टर लगेगा, फिर बहुत सारा मटेरियल लगेगा, और यदि स्टोर करना पड़े तो बैटरी लगेगी। ये सारा प्रोडक्ट निकालने के लिए बहुत सारी जमीन खोदना पड़ती है, एनर्जी लगता है, केमिकल लगता है, और 20-25 साल बाद जब इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी तो फिर रिसाइकल करो, फिर एनर्जी, फिर मटेरियल। तो मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, और एक बार ये लोग गांठ बांध के सुन ले अच्छे से, दुनिया में पेड़ पौधों के अलावा कुछ भी ग्रीन नहीं होता। चाहे वो सोलर क्यों ना हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल क्यों ना हो, चाहे ग्रीन हाइड्रोजन क्यों ना हो, पेड़ पौधों के छोड़ के दुनिया में कुछ भी ग्रीन नहीं हो। जो ग्रीन एनर्जी कही जाती है वो भी एक तरीके से एक प्रकार का भ्रम है, ये कहा जा सकता है। आपसे एक साधारण सामान्य जो हमारा श्रोता, जो उसके दिमाग में एक चीज आती होगी कि गांव में आज के 20 साल पहले पूरे गांव में गिनती की कोई 2 कार हुआ करती थी, कोई 4 टेलीविजन हुआ करते थे, और वही सबके काम आते थे। आज हर घर के हर बेडरूम में टेलीविजन है, हर घर के बाहर कार खड़ी है। घर से बाहर निकलकर देखते हैं, वाह मेरा देश आगे बढ़ रहा है, क्या समृद्धि है। आपका मन क्या कहता है? आप तो सोचते होंगे कि ये तो बहुत गड़बड़ हो गया। ये गड़बड़ नहीं है, मैं इसको बोलता हूँ आधुनिक जीवन में इसको हम कहेंगे आधुनिक लेवल का पाप है ये। उदाहरण, क्यों पाप कहता हूँ? पाप किसको बोलते हैं? आप कुछ कर्म करो, आप उसका परिणाम, उसका कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ो,
और वो 300 साल रहेगा तो कौन भुगतने वाला है? आप और मैं तो इस धरती से चले जाएंगे। कौन भुगतेगा? मेरे बच्चे और उसके बच्चे और उसके बच्चे। 300 साल मतलब 10 पीढ़ियां। तो ये जो उपभोग हम करते हैं, जो काली ऊर्जा का उपयोग करते हैं, कार्बन उत्सर्जन करते हैं, ये 300 साल हम कार्बन उत्सर्जन हवा में छोड़ के जाएंगे, जिसका उपयोग हमारी जिसका भुगतान हमारी 10 पीढ़ियों को करना पड़ेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? मैं लोगों से पूछता हूँ, ऐसा काम जो तुम करो और तुम्हारी 10 पीढ़ी भुगे, इसको क्या कहेंगे? तो फिर लोग बोलते हैं तो सर पाप है। तो हर व्यक्ति जो ये करता है वो पापी है। पाप की परिभाषा चेतन जी ने बता दी है और हमने भी पढ़ा है। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। तो आपके द्वारा उत्सर्जित किया गया कार्बन आने वाली पीढ़ियों को कष्ट देने वाला है, इसलिए पाप से बचना पड़ेगा। लेकिन जो बात आप कह रहे हैं, हमारा जीवन हम कहते हैं शुरू होता है तब से लेके आखिर तक, और या कहिए कि सुबह उठते हैं तब से लेके रात को सोने तक, हर एक चीज में तो कार्बन है। हम सुबह उठते हैं, ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट कहाँ से बना, कहाँ से चल के कहाँ आया, उसको बनाने के लिए कितनी एनर्जी का उपयोग हुआ, फिर उसके लिए ब्रश अलग से बन रही है, वो आपने 2 महीने काम में ली, फिर उसको फेंक दिया, फिर नई बन रही है। वो ब्रश बनाने के लिए वो प्लास्टिक, और फिर वो गाड़ी में रख के आएगी और फिर दूसरे शहर में जाएगी, फिर हम कार में बैठेंगे, डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाएंगे, हर एक चीज में तो कार्बन है। तो वहां ये तो एक छोटी सी बात मैंने कही है। फिर आप स्नान करेंगे, सब में शैम्पू है, साबुन है, कपड़े धोएंगे, वॉशिंग मशीन है, कोई चीज बची नहीं है ऐसी। तो फिर जीवन कैसा जिए? ये क्या, आधुनिक मनुष्य अपने ही माया जाल में फंस चुका है। तो उसके लिए हम एक और गाना लिख रहे हैं। हम एक बहुत सुंदर से गाने बना रहे हैं ताकि आम आदमी, तो मैं 4 लाइन गुनगुनाना चाहूंगा। ये जरूर कॉपीराइट अभी आने वाला है। अच्छा। तो ऐसा है, सीमित धरती, सीमित जल थल, सीमित संसाधन है सारे, सीमित धरती के आंचल में तू क्यों असीमित पाँव पसारे। ओ बंधु आरे सुन मेरे प्यारे, तू सीमित हो जा रे, तू सीमित हो जा रे। क्या बात है, बहुत ही शानदार, आवाज भी बड़ी मधुर है आपके विचारों के साथ साथ। तो सीमित धरती पर तुमको सीमित होना पड़ेगा, यही इसका समाधान है। तो क्या लगता है, वापस वही 400 साल 500 साल पहले वाला जीवन, या मैं तो ये कहूँ कि 400-500 साल क्यों, आप सोचिए 1000-2000 साल पहले वाला वो जीवन, जिस दौर में राम जी जिया करते थे, पैदल पैदल चलते थे। वही कहीं दांत साफ करने हैं तो कोई बबूल नीम की दातुन तोड़ के साफ कर लिया, वहीं स्नान कर लिया, कपड़े सुखा दिए बिना साबुन के, और फिर जो कंदमूल फल मिले वही खा लिए, जो पेड़ पौधों से मिला वो, क्या उसी जीवन पर आना पड़ेगा? देखो, मनुष्य का तो ये फितरत है प्रगति करना। हमने जो बुद्धि दी है तो हम उसका उपयोग करेंगे डेफिनेटली, परंतु हम अपना नुकसान करके ऐसा करेंगे, ये तो बुद्धिमानी नहीं है भाई। अपना जीवन का आधार है। जीवन बिना साइंस के चल सकता है, बिना टेक्नोलॉजी के चल सकता है, बिना मोबाइल के चल सकता है, बिना टीवी के चल सकता है। ये बताओ, बिना श्वास के जीवन चल सकता है? नहीं चल सकता। बिना पानी के चल सकता है? संभव ही नहीं। बिना खाने चल सकता है? तो जो आपका जीवन का आधार है, हवा पानी मिट्टी, उसको खराब करके आप बोलोगे नहीं मैंने साइंटिफिक प्रोग्रेस कर ली और मैं चांद पे जा रहा हूँ। भाई साहब, आपसे बड़ा मूर्ख नहीं इस दुनिया में। क्या आप उस पानी को खराब करके कहाँ चांद पे जा रहे हो? पहले जो जीवन का आधार है उसको तो ठीक करो। वो यदि मैं अपने जीवन के आधार को, मूल रूप को बचाकर यदि प्रगति करता हूँ तो असली प्रगति है, वरना ये मूर्खता है। बहुत बड़ी बात कह दी है चेतन सिंह जी सोलंकी ने। और मुझे लगता है कि राम जी के जब हम बात कर रहे थे तो मुझे लगता है कि उसी प्रकार की बात, उनका जैसा जीवन था, वहां से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जैसे एकदम एक्सट्रीम तक जाने की बात नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी आप कितना कुछ कर सकते हैं यदि कभी कभार, ज्यादा कुछ नहीं तो महीने में 2-4 बार नीम की दातुन करके भी दांत साफ कर सकते हैं, 2-4 दिन के लिए साबुन छोड़ भी सकते हैं। और यदि बिल्कुल वहां राम जी का जीवन देखते हैं तो पैदल चलते थे, लेकिन जब लगा कि वनवास पूरा हो गया और भरत का जीवन बचाना है तो पुष्पक विमान भी था, तब उसका उपयोग हुआ। ऐसे नहीं है 1 किलोमीटर दूर जाना है और अपनी गाड़ी हम लेकर जा रहे हैं, जहां तक हो सके उसको हमें छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, ये चर्चा अभी इसी तरह से चलती रहेगी और सोलर मैन ऑफ इंडिया प्रोफेसर चेतन सिंह जी सोलंकी के साथ में हम बात कर रहे हैं लगातार तमाम विषयों पर। चर्चा और भी चलती रहेगी आगे, और हमारे साथ में कूल मुकुल स्टूडियो में आ गए हैं। दोस्तों, बॉक्स एफएम में हम बहुत सार्थक बातचीत कर रहे हैं।
देखिए, बचपन से जिंदगी में माँ बाप, प्रकृति सब आपको कुछ देती है, लेकिन बच्चा लेता ही लेता है ना, तो वो देना भूल जाता है। आज सोलर मैन जब आए हैं, एकदम रिवर्स गाड़ी चल रही है और रिवर्स चलना आदमी के लिए बहुत जरूरी है। कहते हैं अगर पीछे चलता है तो उसका माइंड बैलेंस और हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से टेस्ट हो जाता है, इसलिए लोग आजकल चहलकदमी करते हुए उल्टे चलते हुए दिखते होंगे आपको। तो दुनिया उल्टी चलनी चाहिए। दिल्ली जिस दर्दनाक स्थिति में है आज, प्रधानमंत्री वहां है, राष्ट्रपति वहां है, पूरा कैबिनेट वहां है, प्रधानमंत्री वहां बैठते हैं, और एक मुख्यमंत्री बोलता है ये तो टेम्परेचर के कारण। तो आईआईटी के प्रोफेसर को कोफ्त नहीं होती कि भाई कालिदास क्यों बन रहे हैं सबके सब। वेल आई मीन कई लोग मुझसे पूछते हैं कि अच्छा सर दिल्ली का क्या करें, दिल्ली के प्रदूषण का क्या करें, और मैं हमेशा कहता हूं कि जो मैं सॉल्यूशन दूंगा आप करोगे नहीं, क्योंकि ये फॉगिंग मशीन चलाना और ये करना और अल्टरनेट डे गाड़ी, ये सबसे पर्यावरण ठीक होने वाला नहीं। जैसे मैंने विवेकानंद जी को कहा था, कैंसर का इलाज आप पैरासीटामोल से नहीं कर सकते, और ये सारे पैरासीटामोल है। दिल्ली में जो प्रदूषण होता है, ऑफ कोर्स उसका टेक्निकल कारण भी है, टेम्परेचर इन्वर्शन होता है वगैरह वगैरह, परंतु मूल कारण है हमारा उपभोग, अति उपभोग। कहाँ जाएगा ये सब? मैं हमेशा बोलता हूँ, लोगों से पूछता हूँ, अच्छा आप किचन में एलपीजी पे खाना बनाते हो? हाँ। अच्छा एलपीजी कार्बन से बनी है, तो कार्बन जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, तो किचन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो कहाँ फेंकते हो उसको, कहाँ छोड़ते हो? तो सब लोग बोलते हैं सर पर्यावरण में, एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ ये जो एटमॉस्फेयर में तुम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, ये तुम्हारे पिताजी की प्रॉपर्टी है, तुम्हारे दादा की प्रॉपर्टी है, तुम्हारे नाना की है, चाचा की है, किसकी प्रॉपर्टी है? किसने कहा है कि पर्यावरण में जितना कचरा चाहे उतना छोड़ सकते हो? आज तक दुर्भाग्य से न किसी माँ बाप ने, न किसी प्रोफेसर ने, न किसी पॉलिटिशियन ने, न किसी पॉलिसी वाले, न किसी मीडिया आउट ने बताया कि देखो भाई साहब, दुनिया में साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी बढ़ सकता है, एटमॉस्फेयर नहीं बढ़ रहा है, वो तो फिक्स है। तो हम सब ने मिलके क्या करके रखा है मुकुल जी, हमने एटमॉस्फेयर को कचरे का डब्बा बना के रखा है। ये जितना जीवन का कचरा पैदा करते हैं, जब गाड़ी चलाते हैं तो प्रदूषण होता है, जब कपड़े खरीदते हैं तो होता है, जिस चेयर पर हम बैठे उसको मैन्युफैक्चर किया तो कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। जितना जीवन का कचरा है, वो जो अदृश्य कचरा मैं बोलता हूँ, दिखता नहीं है, ये सब हम हवा में छोड़ देते एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर बढ़ नहीं रहा है। इसका मतलब वो कचरे का डब्बा भरते जा रहा है, भरते जा रहा है, भरते जा रहा है। जो भरेगा तो घुटन नहीं होगी तो क्या होगा? फैंटास्टिक। अगर आप समझाना चाहें बहुत मूल भाषा में, तो डस्टबिन बना रहे हैं पृथ्वी को, बना चुके हैं। अच्छा, एक घर में छोटा, मैं हमेशा बोलता हूँ, देखो समझाने के लिए दो घर होते हैं हमारे। एक तो छोटा घर जिसमें हम इतना साफ करते हैं, घर में सोफा साफ करेंगे, फ्रिज को मेंटेन करेंगे, छत रहेगी, दीवारों को पता है क्यों? क्योंकि हमें वो प्रोटेक्शन देता है, हमें छत, हवा, पानी, मिट्टी से बचाता है, धूल से बचाता है, बारिश से बचाता है। एक हमारा बड़ा घर होता है जो है धरती। ये जो ब्लू कलर का लेयर है, जो अंतरिक्ष से देखेंगे तो धरती का वातावरण कैसे दिखेगा? नीले रंग की लेयर दिखती है। वो जो नीले रंग की लेयर है वही हमारा घर है असली वाला। वो भी हमें बचाता है, किससे? यूवी किरणों से बचाएगा। ये हमें जो गर्मी है धरती पर, वो उस लेयर के कारण है। तो हम अपने छोटे वाले घर को बचाने में इतना ध्यान देते हैं, सब करते हैं, बड़े वाले घर का क्या? उसके बारे में कभी किसी ने सोचा है क्या? उसको तो हमने कचरे का डब्बा बना के रखा है। तो ये जो नासमझी है आधुनिक मनुष्य की, ये जो मूर्खता है कि हम ये छोटे वाले घर के कंफर्ट के चक्कर में बड़े वाले घर को कचरे का डब्बा बना के रखें, यही आधुनिक जीवन का पाप है। माइंड ब्लोइंग, शब्द नहीं है मेरे पास। मुझे लगता है स्कूलों में एक बहुत बड़ा अभियान चलना चाहिए। बच्चों को अगर इस तरह से समझाया जाए तो मुझे लगता है आने वाली पीढ़ी जो सिर्फ लेना जानती है, उसको वापस देना शुरू कर दे। आदमी क्या होता है, एक तो खुद विद्वान होता है और फिर अपनी सादगी भरा जीवन लेके अगर कोई बात कहता है तो वो स्टैंप की तरह स्थापित होती है मन में। तो मुझे लगता है बच्चे बहुत प्रभावित होंगे अगर इस तरह का कोई कैंपेन चलाया जाए स्कूलों में, उन्हें समझाया जाए। बहुत सारे चैट बॉक्स में भी सवाल हैं विवेक। इसी तरह का एक सवाल है जो बात आप कह रहे हैं मुकुल जी। एक सवाल आया है मिथुन चक्रवर्ती से। आज का यूथ क्लाइमेट चेंज को लेके काफी अवेयर है पर कंफ्यूज्ड भी है। उनके लिए आपका
क्या एक्शन ऑफ प्लान क्या है, क्या कर सकते हैं बच्चे, युवा क्या कर सकते हैं? वेल, आज का यूथ काफ़ी अवेयर है, ऐसा ये समझ गड़बड़ है, क्योंकि जो अवेयरनेस है वो कच्ची है। क्योंकि हमारा अवेयरनेस किस पे, पेड़ लगाएंगे, प्लास्टिक बचा लो, ये कर लो, टेक्नोलॉजी हो जाएगा। कई लोगों को विश्वास है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि टेक्नोलॉजी से एक दिन समस्या हल होगा। मैं इसको एनालॉजी देता हूँ, कई लोगों को विश्वास है कि बैल कभी तो दूध देगा। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे मुकुल जी ने कहा कि एक चीज जो बच्चों को जरूर समझ में आएगी, तो मैं बोलता हूँ यस आएगी। क्यों? क्योंकि सत्य ताकतवर होता है और धरती सीमित है, यही अनंत सत्य, इसको आप बदल नहीं सकते, कोई टेक्नोलॉजी पॉलिसी इसको बदल नहीं सकती। तो हर व्यक्ति, चाहे वो छठी में पढ़ता हो या 50 साल की उम्र का हो या बहुत बुजुर्ग हो, उसको ये बात समझ में आए कि देखो, दुनिया में धरती नहीं बढ़ सकती, धरती के संसाधन नहीं बढ़ सकते, पानी मिट्टी हवा नहीं बढ़ सकती। ये भी सत्य है कि हम सब कुछ धरती से लेते हैं, और धरती सीमित है तो मेरी जरूरतें सीमित होना चाहिए। ये अनंत सत्य है। जब तक अब ये सत्य को पालन करेंगे तो यूथ की समझ पक्की होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि माँ बाप ने कभी घुट्टी के साथ उन्हें ये सिखाया हो कि बेटा तेरा कंट्रीब्यूशन है। हम स्टूडेंट्स को अच्छे कपड़े सिखा देते हैं, अच्छी चीजें लाना सिखा देते हैं, वापस देने की प्रथा है ही नहीं, क्योंकि हमने उसको फ्री बताया नहीं। हाँ, फ्री की चीज है तो फ्री पानी है तो आप उसकी कद्र कर रहे हो। समुद्र में है, जल है, वायु आपको फ्री मिल रही है। कोरोना में समझ में आ गया था कि भाई इसकी वैल्यू, पापड़ बेलने पड़ते हैं अच्छी हवा के लिए। तो जैसे मिथुन चक्रवर्ती जी ने बोला कि युवा को यदि ये समझ आ जाए कि मैं सिर्फ लेने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ, मैं सब लेता हूँ, जैसे आपने कहा। अच्छा, ये लेने की प्रवृत्ति किसकी होती? माफ करना श्रोताओं, ये भिखारी की होती। भिखारी का काम तो बस लेना लेना लेना, ये दे दो, वो दे दो, सम्मान दे दो, पैसे दे दो, संसाधन दे दो, सुविधा दे दो। नहीं, हम इस जीवन को समझेंगे तो समझ में आएगा कि मैं यहाँ पर देने के लिए आया हूँ। That's great, मैं यहाँ पर देने के लिए आया हूँ। और जब मेरी देने की प्रवृत्ति हो जाएगी तो मेरे प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, मेरे माँ बाप के प्रति कृतज्ञता, मेरी हवा पानी के प्रति कृतज्ञता और बढ़ जाएगी। कितनी अमूल्य चीजें हैं। आप 1 मिनट नाक बंद करो तो धरती पर आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जो चीज इतनी अमूल्य है, हवा, मैं हर युवा से पूछना चाहता हूँ, आपके जीवन में आज तक आपने हवा को सुधारने के लिए कभी कुछ किया है क्या? अच्छा, एक दूसरा प्रश्न पूछता हूँ, अच्छा, आप लोगों ने हवा को बिगाड़ने के लिए कुछ किया है क्या? बहुत कुछ। हर पल हवा को बिगाड़ रहे। सुधारने का काम कौन करेगा? तुम्हारे पिताजी दादाजी आके करेंगे? नहीं। तो चूंकि मैं इस धरती पर आया हूँ, इस धरती पर बैलेंस बना के रखना मेरी जिम्मेदारी है। अच्छा, युवा को इसलिए बार बार एड्रेस कर रहा हूँ क्योंकि युवा के माँ बाप जो हैं 20-30 साल में इस धरती से चले जाएंगे। वो जो पीछे रहेगा वो युवा रहेगा, उसी को भुगतना है। हमारा अनुभव कहता है कि जैसे समय बीतता जा रहा है, क्लाइमेट चेंज बिगड़ता जा रहा है, तो जो धरती पर ज्यादा जिएगा वो ज्यादा भुगतेगा, और ज्यादा भुगतने वाला युवा होगा। सारे लोग बच्चे पैदा करना नहीं चाहते। मैंने किसी से बात की थी, उन्होंने कहा मैं इसलिए नहीं पैदा करना चाहता क्योंकि अगर बच्चे को मैं क्या भविष्य दे के जा रहा हूँ, और जब हॉस्पिटल से आएगा तो सांस जो वो लेगा ना पहली, वो ही अशुद्ध होगी। हॉस्पिटल में होगा तो अशुद्ध होगी। तो मैं क्यों इस संसार में लाऊं? ये एक अलग फिलॉसफी है। एक फोन भी है हमारे साथ, विवेक, पहले फोन लेंगे, उसके बाद चैट बॉक्स लेंगे। बहुत पॉपुलर हैं तो बहुत सारे लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, अपना प्रश्न पूछें परिचय देते हुए। हाँ, मैं योगेश बोल रहा हूँ, मध्य प्रदेश, जबलपुर से। जी सर को पहले तो नमस्कार है, प्रणाम है। नमस्कार योगेश जी। सर, मैं ये एक बहुत आम सी छोटी सी बात जानना चाह रहा हूँ। जैसे कि मैं देखता हूँ कि सोलर पावर को लेकर काफी जागरूकता फैला रही है, सरकार भी फैला रही है और सोशल मीडिया के जरिए भी। लेकिन अभी भी आम इंसान को क्या है, सोलर प्लांट लगाने में या सोलर का अपने छत पे लगाने में फिर भी कुछ बातें हैं जो सोचते हैं कि ये महंगा होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ये सब मानसिकता जो है लोगों की, वो कैसे दूर की जा सकती है? अभी भी मतलब बहुत लोग ये सोचते हैं कि बहुत महंगा है ये। वेल योगेश जी, सबसे पहले तो हम ये समझें कि जिस तरह से देश में सोलर लगाया जा रहा है वो सही तरीका नहीं है। मैं वही बताना चाह रहा था कि आपने प्रोग्राम सुना नहीं है। हाँ, ये तो उसके खिलाफ है। नहीं, मैं बोलता हूँ, नहीं, सोलर लगाने के 3 स्टेप है। पहला है अवॉइड कर लो। देखो, क्योंकि दुनिया में कोई भी भगवान के यहाँ से नहीं आता जमीन को, तो सबसे पहले सोलर को अवॉइड कर सकते हो, अवॉइड करो। मैं अपना उदाहरण बताता हूँ मुकुल जी। मैंने अपने घर में पिछले 8-9 साल से फ्रिज बंद कर दिया,
गीज़र हटा दिया, माइक्रोवेव हटा दिया, एसी कभी लगाया नहीं, मैं अपने कपड़ों पे प्रेस नहीं करता। ऐसे बहुत सारे जो मैं काम अवॉइड करता हूँ। मैं सोलर का साइंटिस्ट हूँ, मुझे चाहूँ तो मेरे घर में 10 लोग मुझे फ्री में सोलर लगा के दे दें, पर मैं अवॉइड करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि सोलर बनाने में तो अवॉइड करो। अच्छा, अवॉइड नहीं कर सकते तो 1/3 एनर्जी को आप अवॉइड कर दो। अच्छा, अवॉइड नहीं कर सकते तो चलो मिनिमाइज कर लो। दिन में आप लाइट को अवॉइड कर सकते, रात में नहीं कर सकते, आपको रात में लाइट चाहिए तो क्या करो, एफिशिएंट जो लाइट है वो यूज़ कर लो, एफिशिएंट पंखा यूज़ करो, एफिशिएंट रेफ्रिजरेटर, एफिशिएंट वॉशिंग मशीन, उसमें आपकी ज़रूरत 1/3 कम हो जाएगी। तो 1/3 आपने अवॉइड कर दिया, 1/3 मिनिमाइज कर दिया, फिर बचा कितना, 1/3। आपको सिर्फ 1/3 ही जनरेट करना है। ये फार्मूला यदि आपने पालन नहीं किया, इसको मैं बोलता हूँ AMG फार्मूला। अवॉइड फर्स्ट, अवॉइड नहीं कर सकते तो मिनिमाइज करो, मिनिमाइज नहीं कर सकते तो जनरेट करो। कहाँ पे, अपनी छत पे। ये नेट मीटरिंग के चक्कर में मत पड़ो। और आपने AMG नियम का पालन नहीं किया तो आपको बोलना पड़ेगा OMG, ओ माय गॉड, सोलर महंगा है, ओ माय गॉड, छत पे जगह नहीं है, पॉलिसी नहीं। तो योगेश जो आप बोल रहे हैं ना कि ये लोगों को फिर भी समझाना पड़ रहा है, क्यों लोगों को महंगा लगता है, क्योंकि आपकी जरूरत है 1 किलोवाट और वेंडर आके बोलेगा 5 किलोवाट लगा लो सर, आपके यहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल आने वाला, ऐसा ऑफकोर्स महंगा हो जाएगा। आपको सीमित धरती पर सीमित संसाधनों के साथ सीमितता के साथ जीना पड़ेगा, भले ही वो सोलर ही क्यों ना हो। जब ऐसा होगा तो आपको OMG बोलना नहीं पड़ेगा, तब जाके आप 100% सोलर पे अपना जीवन चला सकते हैं। अमित सर, आपने तो 7 करोड़ रुपए कौन बनेगा करोड़पति में बांटे, आज मेरा दिल 7 करोड़ तालियां बांटने का है। क्या बात है, वाह। ये क्या बात है, मतलब आप बहुत छोटे हैं पैर छूने की। अरे नहीं सर, इसलिए नहीं कि आप IIT पढ़े हुए हैं, ये वैचारिक क्रांति की जरूरत है। अपर्णा वैश्य हमारी डायरेक्टर रही हैं ऑल इंडिया रेडियो में, दूरदर्शन की। वो हमें बड़ा अजीब लगा जब उन्होंने कहा मैंने कार नहीं खरीदी और सोलर से ही मैं वो कुकर से धूप की रोशनी में खाना बनाती हूँ, बिजली के लिए मैंने एक छोटा सा पैनल लगा रखा है। एक हमारे मित्र हैं श्रीपाल लोढ़ा, उन्होंने बेडरूम में लाइट ही नहीं लगा रखी। तो यानी लोग सोच रहे हैं, बस उन विचारों को प्रतिस्थापित करने की जरूरत है। एंड बॉक्स FM विवेक इनके साथ कदम से कदम मिलाने को तैयार है। हम ऐसी छोटी छोटी बाइट्स निकाल के अभियान चला सकते हैं। देखिए कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता एक पत्थर, तो तबीयत से उछालो यार। तो तबीयत रखिए। और जब ब्रांड कोई साथ होती है आपकी, जो IIT पढ़े हुए, तो लोग, अभी मैं बोलूं तो लगता है कालिदास बोल रहा है, लेकिन जब पढ़े लिखे बोलते हैं तो हमको क्या करना चाहिए, मैं हमेशा सोचता हूँ क्या सॉल्यूशन होगा, क्योंकि मैं 11 साल की मैंने यात्रा चालू की है, मैं घर नहीं जाऊंगा ऐसा संकल्प लिया। मैं शादीशुदा हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं, आज 6ठा साल हो गया। आपसे मिलने आते हैं ना, वो मेरे से मिलने आते हैं। मुझे लगा ऐसा मत करिए। तो मैं सोचता हूँ कि क्या सॉल्यूशन होगा। टेक्नोलॉजी नहीं हो सकता, पॉलिसी नहीं हो सकता, पेड़ पौधे लगाना, क्या सॉल्यूशन हो सकता है। वेल, एक सॉल्यूशन हो सकता है, हम धरती की सीमितता के अंदर जिए और उसको कूल बनाएं। मैंने एक स्कूल में, आपसे शेयर करता हूँ सभी श्रोताओं से, एक स्कूल में बच्चों से पूछा, 4वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चे बैठे थे। मैंने कहा ये 2 व्यक्तियों में से कौन व्यक्ति पर्यावरण की दृष्टि से अच्छा है। एक व्यक्ति है जो मारुति 800 से ऑफिस जाता है, दूसरा व्यक्ति SUV से ऑफिस जाता है, कौन अच्छा व्यक्ति है? क्या बात है। तो सब बच्चों ने कहा मारुति 800 वाला अच्छा है। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने दूसरा प्रश्न किया इमीडिएटली, मैंने कहा अच्छा ये बताओ समाज किसको अच्छा मानता है? तो सबने कहा समाज SUV वाले को अच्छा मानता है। कितना विरोधाभास है समाज में। अच्छा कोई और है, अच्छा किसी और को मानते हैं। जिस दिन समाज में फैशन हो जाए कि जो बड़ी गाड़ी वाला है उसको घर पे चाय के लिए नहीं बुलाएंगे, उसके घर में रिश्तेदारी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा कार्बन एमिशन करता है, जिसका भुगतान मेरे बच्चों को करना है, हाँ कि नहीं? That's great, fantastic idea। मतलब आप मेरा जीवन, मेरे बच्चों का जीवन बिगाड़ रहे हैं और मैं आपका स्वागत है। मैं आपका स्वागत का, मैं आपको बड़ा मान रहा हूँ। नहीं, जिस दिन समाज ये मानने लगे कि ये गड़बड़ आदमी है क्योंकि इसके कारण पानी हवा मिट्टी खराब हो रहे हैं, जिसका भुगतान मेरे नाती पोती करेंगे, मैं इसको घर पे चाय के लिए कैसे बुला सकता हूँ? जब वो माइंड सेट चेंज होगा, इतना बड़ा परिवर्तन कम समय में आएगा। माइंड सेट को चेंज करने के लिए बॉक्स FM लगातार हैमर करेगा, आपके गीतों को प्रसारित करेंगे। हम इस तरह की जो भी आप अभियान दे रहे हैं यात्रा में, हम उसके साक्षी बनेंगे। यात्रा का लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे, आप जहां भी होंगे वहां से। बॉक्स FM की खूबी एक है, ये तो बहुत बहुत धन्यवाद में जाता है जी। एंड आप कहीं भी फोन से कनेक्ट हुए
और सीधे ब्रॉडकास्ट कर सकते हो। बिल्कुल। तो विवेक, चैट बॉक्स वाले गरिया रहे होंगे हम जी, लोग। चैट बॉक्स यही अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चैट बॉक्स पर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, मैं एक साथ कई सारे सवाल पढ़ूंगा, उनमें से कुछ के एक साथ आपसे जवाब भी लेने की कोशिश करेंगे। अमित सिंह कह रहे हैं, सर आजकल छोटी सी छोटी चीज में मिलावट है, ये भी पृथ्वी को नुकसान देती है क्या? निश्चित रूप से देती ही होगी। एक बात और है, आरती ने लिखा है, सर मैं खुद अपने आसपास सफाई रखती हूँ पर लोग कहते हैं कि अपने घर की सफाई करो, ऐसे लोगों को क्या कहा जाए? लोगों का काम है कहना, क्या कहना है? आप अपना काम करते जाइए। इसके बाद में सवाल आया है पूनम, सर सोलर मैन ऑफ इंडिया आपको कहते हैं, कैसा लगता है आपको? और साथ ही साथ सीमा जी का भी एक सवाल ले लेते हैं। सर दिल्ली का AQI 1000 पहुंच गया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विदेशी आंकड़ों को न माने, अब ऐसे में क्या स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे? वेल, सभी को धन्यवाद इस सवालों के लिए। सबसे पहले ये जो मिलावट हो रही है, पता है क्यों हो रही है? क्योंकि हर चीज दुनिया में डिमांड और सप्लाई के बैलेंस से चलती है। हमने डिमांड इतनी बढ़ा दी है, सप्लाई है नहीं, तो क्या होगा? मिलावट होगा। तो हम सीमित कर लेंगे अपनी जरूरतों को, उतना ही लेंगे जितने की आवश्यकता है, जितना मुझे चाहिए। 40 करोड़ से ज्यादा हो गए। हाँ, कहाँ से? तो हम यदि जरूरतों को सीमित कर लेंगे तो ये नहीं होगा। अच्छा, ये कई लोगों को लगता है कि पर्यावरण मैं ठीक कर लूं और काम हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि पर्यावरण का बिगड़ना हमारी सामूहिक साझेदारी से हुआ है और पर्यावरण को ठीक करना सामूहिक साझेदारी ही हो सकता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, जब मेरे अकेले कार्बन उत्सर्जन कम करने से पर्यावरण सुधरने वाला नहीं है, मेरे पड़ोसी को भी कम करना पड़ेगा, पड़ोसी शहर को भी कम करना पड़ेगा, पड़ोसी राज्य, पड़ोसी देश, सभी को करना पड़ेगा। तो हर व्यक्ति जो पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझता है, सबसे पहले उसको खुद उदाहरण बनना है, अपने जरूरतों को कम करना। एक बार खुद बने तब जाके दूसरों लोगों को बचाना है, वरना खुद जाके तपस्या करके हिमालय पहुंच गए और उससे पर्यावरण ठीक होने वाला नहीं है। चना भाड़ नहीं। तेनाली रामन जी आपसे पूछना चाह रहे हैं, सर कंफ्यूज्ड, व्हाट वुड बी द सिंगल मोस्ट सिंपल एंड प्रैक्टिकल एक्शन पॉइंट यू वुड रिकमेंडेड फॉर देम? और मिथुन चक्रवर्ती जी का फिर एक सवाल है कि अगर हर भारतीय ऊर्जा के प्रति सिर्फ एक आदत बदल ले तो वो कौन सी आदत होनी चाहिए? वेल, मैं सिंपल मैंने लाइन बना के रखी है, क्लाइमेट चेंज को कैसे ठीक करेंगे? तो मैं हमेशा बोलता हूँ, इनएक्शन इज द एक्शन फॉर क्लाइमेट करेक्शन। क्लाइमेट चेंज को ठीक करने के लिए क्या करना? कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि जीवन में सबसे गहरा आनंद गहरे ध्यान में आता है, और गहरे ध्यान में हम लोग क्या करते हैं? कुछ नहीं करते। कुछ नहीं करते। तो जब हमने कुछ नहीं करना सीख लिया, जरूरतों को सीमित करना सीख लिया, वो सबसे बड़ा है। अच्छा, कुछ ना करने के लिए, कुछ कम करने के लिए तो हमें ना तो पैसा चाहिए, ना टेक्नोलॉजी चाहिए, ना पॉलिसी, कुछ भी नहीं चाहिए। भाई, मेरे अलमारी में यदि 40 जोड़ी कपड़े हैं और मैं एक जोड़ी ना खरीदूं तो 10,000 लीटर पानी बचाऊंगा, 20 किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन बचाऊंगा, 1-2 किलोग्राम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड बचाऊंगा। तो कुछ ना करके मैंने कितना बड़ा योगदान दे दिया। वो 20 किलोग्राम कार्बन बचाने के लिए आप क्या क्या करोगे? कितना सोलर लगाओगे? कितने पेड़ लगाओगे? कुछ ना करके आप बहुत बड़ा योगदान पर्यावरण को बचाने में कर सकते हैं। इनएक्शन इज द एक्शन फॉर द क्लाइमेट करेक्शन। यह सबसे बड़ा क्या बोलते हैं, संजीवनी है आज की तारीख में। क्योंकि हमें क्या करना है? 1.8 धरती के बराबर उपभोग को 1 पे लाना है, तो हमें आधा चाहिए, बस जीवन से आधा चाहिए। मैं आज से शपथ लेता हूँ, कपड़े नहीं खरीदूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात कह दी है मुकुल जी ने आज। नहीं खरीदूंगा, वो जरूरत भी नहीं। मैं मतलब ये चीज छू रही है मेरा। अगर बोर्ड देखूंगा मैं तो आज इस तरह के कपड़े, पत्नी कहती है कि कर क्या रहे हो? बिल्कुल नहीं। और मैं हर व्यक्ति जो मेरे ख्याल से 50 साल की उम्र में जा चुका है, वो यदि आज से संकल्प ले कि मैं कपड़े नहीं खरीदूंगा, उसको जीवन भर किसी कपड़े की कमी नहीं पड़ेगी। कपड़े की दुकान वाले लोग अभी इस चर्चा में जो बात निकल कर आई, बहुत थोड़े से एक लाइटर मोड में मैं लेकर जाना चाहता हूँ। जो पूछा कि एक आदत कौन सी है, तो चेतन जी ने कहा कि कुछ मत कीजिए, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। सब ध्यान में बैठिए, ध्यान कीजिए, भूख लगे तो कंदमूल फल खाइए, मस्त रहिए। नहीं, एक शेर है, किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। क्या बात। सब मन की बात आपके इस समय, क्योंकि बॉक्स एफएम 170 देशों में जा रहा है, हम चाहेंगे कि आप बहुत ही नटशेल में, क्योंकि वक्त 1 घंटे से ज्यादा निकल गया और अभी भी लग रहा है बहुत अतृप्त है, अभी गागर ऐसे लग रहा है कि आधी भरी हुई है। सो बहुत नटशेल में यूथ, ओल्डर मैन, सारी दुनिया, पढ़े लिखे लोग, राजनेता, सभी को करबद्ध प्रार्थना करते हुए चेतन जी कैसे चेतना जगाएंगे? वेल, बहुत सरल सी बात है कि जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हो नहीं रहा है, हो चुका है, बल्कि एक्सेलरेट हो रहा है। हमारे सामने उसके सारे उदाहरण हैं।
इसको क्लाइमेट चेंज का मूल कारण है एनर्जी का उपयोग, कार्बन वाली या काली ऊर्जा का उपयोग। ये ऊर्जा का उपयोग करने वाला कोई और नहीं, मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं अपना कपड़ा, गाड़ी ये सब उपयोग करता हूँ। मैं ही क्लाइमेट चेंज का जिम्मेदार हूँ, और यदि मैं जिम्मेदार हूँ तो मैं ही इसको ठीक कर सकता हूँ। पॉलिसी, टेक्नोलॉजी इसको ठीक नहीं कर सकती। अच्छा, मुझे इसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सीमित धरती है, सीमित संसाधन है, अपनी ज़रूरतों को सीमित करना पड़ेगा। सीमित करने के लिए न तो नया पैसा चाहिए, न टेक्नोलॉजी चाहिए, न टाइम चाहिए, न पॉलिसी, कुछ नहीं चाहिए। हर व्यक्ति, पूरे विश्व का 8.3 बिलियन आबादी जो इस धरती पर रहती है, आज से, अभी से, इस पल से क्लाइमेट करेक्शन में जुड़ सकता है। और उसको करना क्या है? अपने आप को सीमित करना है। धरती की सीमा, हम कहते हैं ना, जितनी चादर है उतने पैर फैलाएंगे। धरती की सीमा सीमित है, यहाँ के संसाधन सीमित है। बस एक हमने फाइनाइट अर्थ मूवमेंट बनाया, इसका नाम है फाइनाइट अर्थ फाइनाइट कंजम्पशन। फाइनाइट अर्थ मूवमेंट क्यों? क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, प्रकृति अफोर्ड नहीं कर सकती। यही मूल मंत्र होना चाहिए। हर एक्शन के पहले आप सोचो, लेने के पहले, क्या मैं अफोर्ड कर सकता हूँ? यदि हाँ, प्रश्न दूसरा होना चाहिए, क्या धरती अफोर्ड कर सकती है? यदि उत्तर आता है ना, तो उस काम को मत करो। बहुत बढ़िया बात कही है कि मैं कर सकता हूँ, मेरी माँ कर सकती है कि नहीं, ये कभी सोचेंगे तो आपको माँ यानी प्रकृति विदा करने का मन नहीं हो रहा। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सिर्फ हम यही कहना चाहेंगे, मैं ही क्लाइमेट चेंज करूंगा। ये हम एक अभियान आज से, और मैं ही ठीक करूंगा, मेरे कारण ही हुआ है, मैं ही ठीक करूंगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम Yes. बदलेंगे, युग बदलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया चेतन जी, बहुत बहुत हृदय की ओर से आपको आभार कि आपने इतना कीमती वक्त, बहुत कॉस्टली अफेयर है वो, और टीम के साथ आपने वक्त निकाला, यहाँ पधारे। नहीं, बॉक्स एफएम ने भी दिल के साथ ये चर्चा की, और मैंने कई इंटरव्यू दिए, पर जब दिल से चर्चा होती तो दिल से आवाज एकदम अच्छी निकलती है। तो उसके लिए आपको धन्यवाद। जब परिणाम दिल से निकलेगा तो हमें बड़ा सुकून मिलेगा। हम सब धरती के प्रति हैं, और ये आवाज कायनात में जाती है, जब बाउंड होती है, तो इसका असर जरूर होगा। पॉजिटिविटी के साथ किए गए हर प्रयास को सफलता मिलती है। कैरी ऑन डॉक्टर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।